हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जूँ अमेरिका अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है और ये इनखला जो है इस साल 9/11 तक कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पे ये क़यास आराइयाँ बढ़ रही हैं कि अमेरिका बहादुर ज़ाहिर है चला तो जाएगा मगर नज़र ज़रूर रखेगा इस रीजन पे, और उसका इंडिया अमेरिका दे चुका है कि पर्शियन गल्फ़ के अंदर वो अपनी प्रेजेंस रखेगा। और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है जो कॉपरेशन है उनके पड़ोसियों से वो मांगी जा रही है। ज़ाहिर है ईरान से तो वो मांग नहीं सकते। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो इनकार कर चुकी हैं किसी भी तरह की बेस और एयर स्पेस देने से। मगर आज डॉन अखबार में वाशिंगटन से डॉन अखबार के नामानिगार अनवर इकबाल ने एक स्टोरी दी है जिसमें उन्होंने पेंटागन के एक ऑफिशियल को कोट किया है और ये कहा है कि अमेरिका ने दावा ये किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद और जो ज़मीनी हदूद हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है। अब इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि पाकिस्तान का जो मुआहदा अमेरिका के साथ है उसमें दो चीज़ें हैं जो जी लॉक्स और ए लॉक्स कहलाती हैं, जिसके तहत पाकिस्तान जो है अमेरिका को एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की इजाज़त देता है। वो मुआहदा ज़ाहिर है तब अभी भी चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक अमरीकी इनखला नहीं हो जाता। मगर इस खबर की इंटरप्रिटेशन इस तरह से हो रही है कि गोया पाकिस्तान कोई नया मुआहदा करके अमेरिका को इजाज़त दे रहा है कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस और ग्राउंड प्रेजेंस यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कोई शोरिश होती है या कोई अटैक्स होते हैं वो करे। तो अनवर इकबाल ने अपनी जो स्टोरी है उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है इंडो पैसिफिक अफेयर्स, उनको डेविड एफ हेल्वी को कोट किया है, जिन्होंने कहा है कि माजी में भी पाकिस्तान ने हमें जो है ए लॉक्स और जी लॉक्स के तहत मदद फराहम की और आइंदा भी करेगा। पाकिस्तान के अंदर से अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई है कि कोई नया मुआहदा हुआ है। आज ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और दीगर फोर्सेस के चीफ़ उनको भी एक ब्रीफिंग दी गई है इस बारे में। अभी तक एलामिया जो है उसका सामने नहीं आया है। अलबत्ता फ़ॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि इस तरह की बात के पाकिस्तान कोई अड्डा देगा या कोई इस तरह की प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन नहीं है, और इस तरह के बारे में जो भी क़यास आराइयाँ हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो हम जॉइंट इससे पहले कि आप अनवर इकबाल से बात करें, बस दो चीज़ें पॉइंट आउट करने। एक तो आपने अभी इसका जिक्र किया, एक जो बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो या तो बनी है या तो बनाई जा रही है कि जी अड्डों की बात हो रही है। अड्डों की बात यहाँ पर कहीं नहीं हो रही, और ना ही मेरा ख्याल है कि कोई स्टोरी के अंदर ये पागलपन ना ही स्टोरी में है और ना ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी या किसी भी लेवल पर ये सीरियसली ये कंसिडर किया जा रहा है। दूसरी एक चीज़ है जो मैं बस पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। आपने जिक्र किया कि अगर कोई शोरिश हो, शोरिश ना भी हो, उनको ये कम्युनिकेशन चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो विड्रॉल है ना यार, इसकी आप थोड़ा सा फाइन प्रिंट पढ़ें। यूएस फोर्सेस विड्रॉ हो रही हैं, यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स विड्रॉ नहीं हो रहे, बल्कि उनके लिए इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। तो जो लोग मिस आउट कर जाते हैं ना कि अगर 5000 फौजी मौजूद हैं, 15 से 20,000 मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो किराए के फौजी हैं वो भी मौजूद हैं और वो मौजूद रहेंगे। There's a crucial difference here. तो अनवर इकबाल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो खबर है ज़ाहिर है हंगामा भी मचाया है, तो ये खबर किस हद तक अहम है पाकिस्तान के लिए? बहुत अहम है। आप ये देखें, मैं इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें ना, मैंने स्टोरी में जिक्र किया, लेकिन ज़ाहिर डिस्कशन जो होती है हमारे यहाँ वो कॉन्टेक्स्ट को हम अक्सर फरामोश कर दिया जाता है। वो डिस्कशन इस तरह शुरू हुई थी कि उन्होंने पहले दो हेयरिंग है, एक फ्राइडे को हुई थी, एक उससे पहले हुई थी। दोनों हेयरिंग में ये कहा गया था कि भाई आप वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अफगानिस्तान दहशतवादियों को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान से हमें या हमारे हलीफ पर किसी किस्म का हमला करें, और वहाँ ISIS और अलकायदा का अगर कोई इज्तिमा होगा, कुछ होगा, तो उसको भी हम डिसरप्ट करेंगे। तो आप कैसे करेंगे? तो उसमें और फिर बाज़ाब्ता सवाल किया गया कि उसमें हमारे हलीफ जो हैं उस रीजन में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का बार एक दफ़ा नहीं बार नाम लिया गया, कम से कम 150-200 दफ़ा नाम लिया गया। उनका क्या रवैया होगा, पाकिस्तान की एजेंसीज का नाम लिया गया, सब कुछ पूछा गया। तो उसके बाद
उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जब गुफ्तगू हुई तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई नया मुआहदा हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये माजी का मुआहदा है और अब एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने जो इम्प्रेशन दिया वो इम्प्रेशन ये दिया कि ये जो मुआहदा है ये मौजूद है, ये बल्कि मुआहदे का जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने कहा एक अरेंजमेंट है और जिसके तहत हम जब चाहेंगे तो हम ये जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की वो इस्तेमाल करते रहेंगे और हम अपनी जो अफगानिस्तान को एक्सेस करते रहेंगे। अच्छा अनवर साहब, जहाँ तक अड्डों की बात थी, मुशर्रफ दौर में दिए गए शमसी एयरबेस का नाम आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं दूरियाँ पैदा होनी शुरू हुई, वो एयर जो है सलाला इंसिडेंट हुआ और 2012 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर ये ऐलान हुआ कि बस अब हम जो है अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की ना एयर बेसेस ना हम जो है ग्राउंड पे बूट्स ऑन ग्राउंड जो हैं वो टॉलरेट करेंगे। तो ये इस खबर को हम क्या समझें, क्या पेंटागन की ये अभी तक ये एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि पेंटागन की तरफ से तो कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इस बारे में नहीं आई। इसका मतलब है मुआहिदा या तो अभी अंडर डिबेट है या ये है कि यूएस का जो तरीक़ा है कि आप एक बात कह दें और उसके बाद देखें क्या होता है। देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये आम बयान नहीं था, आर्म सर्विस कमेटी में स्टेटमेंट था, पॉलिसी स्टेटमेंट था उनका, ठीक है। और इसमें जो भी बात की जाती है हेयरिंग में वो ऑन ओथ होती है और उस पर अगर गलत बात करें तो उनको उसका बाद में जिम्मेदार भी ठहराया जा सकता है, यानी बाज़ाब्ता उन पर अमरीकी कवानीन से गुंजाइश मौजूद है कि उन पर मुकदमा हो सकता है, तो उसमें वहाँ गैर जिम्मेदार बातें नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा, वो आपसे मांग भी नहीं रहे अड्डे, बल्कि अगर आप उसको देखें तो वो कह ये रहे हैं, उन्होंने कहा कि मसलन कुछ एसेट्स तो वहाँ मिल जाएंगे, कुछ एसेट्स उस रीजन में नहीं है जो अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बाहर से लाने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमें एयर स्पेस चाहिए होगा। यानी ये जो इनकी नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें वो ये समझते हैं कि हम अब इस काबिल हो गए हैं कि उस रीजन में जाए बगैर भी किसी भी टारगेट को हम उड़ा सकते हैं और हम अपने जो भी हमारे अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके इस्तेमाल के लिए उनको कोऑपरेशन चाहिए होगी और वो समझते हैं कि पाकिस्तान ये कोऑपरेशन देगा, उनको देने पर तैयार है। अच्छा अनवर इकबाल साहब ने एक बीच में एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अरेंजमेंट्स। ट्रीटी या पैक्ट कोई इस तरह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये उन्होंने बार बार हियरिंग में कहा कि अरेंजमेंट। जी वो मैं अरेंजमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि इस सिचुएशन में बिल्कुल इस लिहाज से फिट है कि वाहिद जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेसिस के बारे में जो ट्रीटी है वो है 1959 का, जिसके तहत बडाबेर पेशावर का नहीं बडाबेर पेशावर का जो अड्डा है वो 59 का जो बायलैटरल सिक्योरिटी ट्रीटी था उसके तहत दिया गया था अयूब खान रिजीम में। दूसरी बात यह है कि ये अरेंजमेंट जो है, अब हम जब कहते हैं ना ये मुशर्रफ दौर में माहिदा हुआ, मुशर्रफ दौर में कोई माहिदा नहीं हुआ। वो जब स्टोन एज में पहुंचाने वाली कहानी है ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब ये 10 चीज़ें हैं ये आपको करनी है। उन्होंने कहा जी 8 कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते। तो वो जो ज़बानी अरेंजमेंट था ये वही दोनों मुल्कों की दिफाई इस्टेब्लिशमेंट्स का, उसमें कोई रिटर्न नहीं था कि आप शमसी एयरबेस जो है वो ड्रोन्स के लिए यूज़ करेंगे। ये रिटर्न नहीं था कि जी नेटो की जो रसद है वो किस तरह से जाएगी, किस तरह से आएगी। उन्होंने कहा जी रास्ता चाहिए, उन्होंने कहा जी जैकबाबाद पसनी जो भी है फौरी तौर पे हमें ये करना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप ले लें। फिर उसके बाद एक कोएलिशन सपोर्ट फंड बनता है जी। अब कोएलिशन सपोर्ट फंड सिर्फ चौकीदारी के लिए नहीं था, ये जो सारी फैसिलिटीज उस अरेंजमेंट के तहत दी जा रही थी उसकी फीस और उसके पैसे भी इसमें शामिल थे। मजीद कोई सवाल करना हो तो जी अनवर साहब, तो ये जो बात हो रही है अरेंजमेंट के हवाले से, मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आज कल बल्कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सलिवान, उनके दरमियान भी मुलाकात हुई। उसमें भी ये बात आया कि बात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। तो इससे इंडिया तो ये मिलता है कि अभी तक बहुत इब्तदाई स्टेज में है जो भी अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर थिंकिंग ये है
कि हम भुगत चुके हैं 9/11 से लेके आज तक, और जो हमने अमेरिका को ताउन दिया उसके बदले में जो हमने प्राइस पे की वो इतनी बड़ी प्राइस थी कि हमारे 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, सुसाइड बॉम्बिंग आ गई, असला आ गया, यहाँ जो है तालिबान के अटैक्स हो गए। और अब जो सिचुएशन बन रही है अमेरिका के जाने के बाद, वो अमेरिका को भी नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। दीवार पे ज़रूर लिखा हुआ है लेकिन अमेरिका शायद उसको देखना नहीं चाहता। तो ऐसे मौके पे आपको लगता है कि पाकिस्तान ये दोबारा रिस्क लेगा कि इस तरह की कोई अरेंजमेंट करे? हेलो, देखिए ये जो आपने जो हवाला दिया जिस डॉक्यूमेंट का, उसमें 2 अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने भी गौर किया होगा। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन पे बातचीत हुई है ना। आपने व्हाइट हाउस ने जो इशू किया वो इस्लामाबाद से भी वही इशू किया, इस्लामाबाद में सिर्फ एक जुमला कम है, तो उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल कोऑपरेशन किया। और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इस वक्त जाहिर है अफगानिस्तान के हवाले से ही वो मांग रहे हैं आपसे, तो उस पर बात हुई है आपकी। और पाकिस्तान ये यहाँ मुझे खुद अपनी तरफ से कुछ गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि हेयरिंग में हर किस्म के पहलू डिस्कस हुए, तो उसमें ये भी कहा गया कि चीन इतराज़ करेगा, तो उस पर जवाब दिया मेरे ख्याल इससे पहले वाली हेयरिंग में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने और दूसरे हुक्काम ने भी, कि बात यह है कि चीन से ये जो अफ़गानिस्तान में मिलिटेंसी है, ISIS है और अलकायदा का सिलसिला है, उसमें चीन और हम यानी अमेरिका एक ही सफ़े पे हैं। चीन भी यही चाहता है कि अफ़गानिस्तान में मिलिटेंट्स अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ना बना सकें, वो अपने रूट्स ना बना सकें, और इस मामले में चीन भी पाकिस्तान से वही कहेगा जो हम कह रहे हैं। और फिर उन्होंने रेफर किया कि हमारा एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था पिछले महीने जिसमें चीन, रूस और अमेरिका और पाकिस्तान चारों ने साइन की, तो उसमें भी यही बात की गई थी कि मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में रूट्स बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि इस मामले में चीन भी उनकी हिमायत करेगा और पाकिस्तान भी ये बात मान लेगा। फिर आप जब गुफ्तगू हुई उस पर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका जिक्र किया उन्होंने बार बार, उन्होंने कहा कि वो काबुल गए, उनका काबुल का दौरा बहुत पॉजिटिव था, उसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है उनके अंडरस्टैंडिंग हुई है जो कि हमारे पीस प्रोसेस के लिए मुफीद होगी। और हमने दोनों को यकीन दिलाया है कि हम काम करेंगे सेंट्रल और साउथ एशिया में इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए जो अफगानिस्तान और उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, इससे पहले एक हेयरिंग और हुई थी और उस आप देखो जिसमें उन्होंने बात की थी, जो हम यहाँ हैं सेनेटर, अभी उनका नाम जहन में आ जाएगा, फैन हॉलन, जिनकी पैदाइश कराची की है, उन्होंने तो बाज़ाब्ता एक करारदाद मूव कर दी है सेनेट में कि वो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनने थे अफगानिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ वो बनाए जाएं। तो ये आप बात काफ़ी आगे बढ़ रही है, नजर आ रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, बात करने का आगे ज़रूर बढ़ रही है लेकिन अभी भी गैर यकीनी की जो सूरत हाल वो है। एक उसमें तासुर ये भी है कि क्योंकि इनखला के बाद तालिबान का खासी हद तक होल्ड हो जाएगा, तो सारी उनकी तोपों का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ ना हो जाए। अगर पाकिस्तान को ऐसा मुआहदा या अरेंजमेंट जो है वो करता भी है तो जाहिर है हमारे पॉलिसी मेकर्स भी इस बारे में सोच रहे होंगे। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और अमूमन हमें पता ये लगता है, अगर हम फिल्मों की बात करें तो जिस फिल्म का सीक्वल आता है वो यकीनन पहली जो पार्ट होता है उससे बेहतर नहीं होता अक्सर औकात, मेजॉरिटी यही होती है 99%। तो जो रिटर्न होती है किसी भी चीज़ की या वो सीक्वल बनाया जाता है वो उतना मुतासर कौन नहीं होता। तो बड़ी हिट थी यार, वो 99% की बात है सर। आप अगर 1% पर ही कंसंट्रेट करते रहेंगे तो फिर मैं भी आपको 5-6 और मूवियां गिना सकता हूं। ड्रैकुला की बात तो नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं चौधरी निसार साहब की, जो कि आपको पता है गुज़िश्ता हुकूमत में वज़ीर दाखिला थे हुकूमतों में, और 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। फिर 2018 में वो जीप पर सवार हुए मगर जीप पंक्चर हो गई और जिसके बाद वो गायब हो गए। और उन्होंने वो जीत गए थे। उन्होंने जो सूबाई असेंबली की एक सीट है
वो आज़ाद रुकन के तौर पर जीत ली। मुस्लिम लीग नून से अपने आप को किनारा, कौमी असम्बली की हार गए, मुस्लिम लीग नून से किनारा कश हो गए। मगर चौधरी साहब की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनके ऊपर बार बार निगाह रखी गई कि ये आएंगे कब। 3 साल तक वो हल्फ उठाने नहीं गए, और क्यों नहीं गए उसकी वजह ये थी कि चौधरी परवेज़ जिलाई जो स्पीकर है वो उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा यार मैं मतलब अब सूबाई असम्बली की सीट का हल्फ उठाता हुआ मैं वज़ीर दाखिला अच्छा लगूंगा। खैर बहरहाल फिर हुआ ये कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, क्योंकि कोई ऐसा लॉ नहीं था कि जीतने वाला जो भी, चाहे वो कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का, अगर वो हल्फ नहीं उठाता तो उसके बारे में कानून जो है वो खामोश है। तो लिहाजा हुकूमत ने, क्योंकि नज़र थी इसहाक डार के ऊपर जिन्होंने, जो सेनेटर मुंतखब तो हो गए मगर हल्फ उठाने से पहले वो बाहर निकल लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और अभी तक वापस नहीं आए। तो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि ऐसा कोई भी रुकन जो इलेक्ट होता है पार्लियामेंट के लिए या सूबाई असम्बली के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हल्फ उठा ले। तो आज चौधरी साहब बहरहाल पहुँच गए और उन्होंने कहा हल्फ उठाना है मैंने। अब मसला ये हुआ कि जो पंजाब के गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब वो बाहर गए हुए हैं, तो जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब वो कायम मकाम गवर्नर थे, जो डिप्टी स्पीकर थे वो भी मौजूद नहीं थे। तो वहाँ हल्फ उठाने की जब बात हुई तो स्टाफ ने जो है सूबाई असम्बली के बताया कि आपको पता है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद ना हो तो एक पैनल ऑफ चेयरमैन, पैनल ऑफ स्पीकर्स या पैनल ऑफ चेयर जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है कि अगर ये दोनों मौजूद नहीं होंगे तो फला फला साहब जो है वो इजलास चेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पैनल ऑफ चेयर है ये इस बात का मजाज नहीं है कि आपसे जो है वो ओथ ले, हल्फ ले, और वो जो है वो वही दोनों करेंगे, या तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। उस पे चौधरी साहब जो चरापा हो गया कि यार 3 साल के बाद मैं वापस आया और मेरे साथ ये सलूक, तौबा तौबा। तो बहरहाल अब हाँ, अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि वैसे तो इनका आना और इनके जाने की कोई इतनी मतलब बड़ी बात नहीं होती, इनके लिए है और किसी के लिए शायद ना हो, लेकिन क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप इस तरफ है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदर, जो आधी से ज़्यादा कंस्पिरेसी नहीं है, फैक्ट है, इसके अंदर चौधरी साहब को फिट करें। यहाँ पे फिट नहीं आ रहे हैं। ये जो मेरी नज़र में यहाँ पर जो हुआ है वो ये है जो चौधरी साहब हमेशा करते हैं कि खुद ही अफवाहें फैलाते हैं, मतलब इन द सेंस के खुद नहीं, इन द सेंस के 2-3 रिपोर्टर से बात कर ली, एक माहौल बने, कुछ होने वाला है, मैं कुछ बताने वाला हूँ, मैं कुछ रिवील करने वाला हूँ, और फिर पहाड़ जब आप खोदते हैं तो निकलता है एक चूहा और वो भी मरा हुआ। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते रहे कि मैं आइंदा बताऊंगा कि क्या हुआ। आज भी उन्होंने कमोबेश यही कहा कभी आना नहीं कि है। मैं आपको कल परसों जो है बताऊंगा कि मेरे खिलाफ जो है ना क्या। तो यहाँ पर बेसिकली और कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी खोई हुई रेलेवेंस की तलाश में है। खोई हुई रेलेवेंस से याद आया पीडीएम, पाकिस्तान एक थी पीडीएम जो कि अभी कोमे में, मगर एक कोशिश हुई है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के मुफाहिमती ग्रुप के जो सरबराह हैं शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, उन्होंने आज एक खाना रखा पीडीएम के जो लीडरान के लिए इस्लामाबाद में, और उन्होंने कोशिश की कि पीडीएम को कोमे से बाहर निकाला जाए या कुछ झटके मार के जो है। नहीं, बिलावल नहीं गए, मरियम भी नहीं आई, मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं आए, मगर पीपल्स पार्टी का एक ग्रुप जो है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शहरी रहमान साहिबा और एक आध और जो हैं साहब वो पहुंच गए। दूसरे लोग भी साबका पीडीएम के आए। तो वो बात जब ये हुई कि अच्छा जी आप वापस आ जाएं, तो उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे, अभी तो जाहिर है कोई ऐसा कोई डे वन से कहने रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है। हाँ यार, ये सही बात है, सही कहा था मैंने, नहीं कहा बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात, क्लिप ना निकलवाऊं बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ है, खाना खा लिया तो बस ठीक है, ये हो गया। मगर पीडीएम की जो खैर किसी ने भी अब नहीं लगाई थी कि ये रिवाइव होगी। अच्छा, एएनपी ने तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट कर दिया है कि हमने तो कुछ करना नहीं है, वैसे भी खैर एएनपी के तो इतनी तो प्रेजेंस ही नहीं है, लेकिन चीजें तो आगे बढ़ गई है ना। बिल्कुल, अब रिवाइव हो भी जाए तो क्या अच्छा रिवाइव करने वाले भी का भी क्या मौकफ है, ये भी समझ में नहीं आता ना। हमें समझ में आता है लेकिन बज़ाहिर समझ में नहीं आता, जैसे भी आप कहना चाहिए, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ना, जैसे आपने बात की ना मुफाहमती ग्रुप की, तो कोई 5-6 ग्रुप तो मुझे नजर आते हैं ना। एक है अल्ट्रा हॉक ग्रुप,
मरियम नवाज साहिबा का, जब चीज़ें नहीं चल रही होती तो वो 2-3 फायर मार देती हैं। फिर जब चीज माहौल थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर शायद खाकान अब्बासी आते हैं और कहते हैं कि जी हमारी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कभी कोई लड़ाई ही नहीं थी। बल्कि मोहम्मद जुबैर साहब ने तो ये भी कह दिया कि पिंडी वालों से हमारी सुलह हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो पॉइंट इज कि जब आपको खुद नहीं पता कि आपने किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या क्या करना है, इसको नेश तक पहुंचाना है नहीं पहुंचाना, तो फिर कोalition चलाना तो एक तकरीबन नामुमकिन बात हो जाती है। और जहाँ तक जिस तरह इन लोगों ने ये पीडीएम तोड़ी है वो भी बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है। तोड़ी नहीं मतलब जो सर जो भी किया है ना यार, टूट गई, तड़क कर टूटी। अच्छा तो आप क्या कहेंगे, क्या हुआ इसके? नहीं खैर एनीवेज, तो आज जो गुफ्तगू हुई है इन अबेंस है, नहीं इन अबेंस तो वो तो के नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना। अच्छा यार नहीं मतलब मैं आपको उस जगह मारूंगा जहां आप नहीं, जहां पर कोई जाने का सोच भी नहीं रहा था। सही है। अच्छा मसला ये है कि देखो ये सारी चीज़ें ना भी होना तब भी चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, इसलिए कि वो जो छुरा यूसुफ रज़ा गिलानी ने मारा सेनेट में, अच्छा वो वाला छुरा, फिर कराची में हल्का कौन सा था 249 में जो छुरा लगा है, उसके बाद से तो सीन तो अच्छा फिर ये कि वो जो अब एजेंडा क्या है, मसलन इमरान हुकूमत जो है उन्होंने कहा ये करना है वो करना है, खुद पीडीएम वाले बिखर गए, अब दोबारा रिवाइव करके क्या करना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं करना था, चीजें तो बहुत आगे बढ़ गई हैं। कुरेदते हो जो राख जुस्तजू क्या है, मगर आज ये बात हुई जब पीपल्स पार्टी से कहा गया, उन्होंने कहा हम तो आपके साथ ही है ना पार्लियामेंट में, अभी बजट के ऊपर जो है हम आपके साथ डग एहतजाज करेंगे, आप चेक करें भाई की आनियाँ जानियाँ, तो वो होगा। और उन्होंने कहा कि मतलब कौन सी एक बात मैं बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान कभी भी पीडीएम के फॉर्मली खत्म होने का ऐलान नहीं करेंगे, इसलिए वो उनकी सदर है, क्योंकि उनके पास वाहिद ओहदा है अभी नहीं। और दूसरी बात है कि नहीं, बिल्कुल मैं यही कहने वाला था, मौलाना साहब के हर बंदे के पास विजिटिंग कार्ड होना जरूरी होता है ना, तो मौलाना साहब का विजिटिंग कार्ड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, करंट प्रेसिडेंट पीडीएम या जो भी लीडर पहले तो ये साबिक सदर कश्मीर कमेटी, साबिक पहले इतना टाइम नहीं, पहले विजिटिंग कार्ड नहीं था, विजिटिंग बुक थी। हाँ ठीक है ना, क्योंकि इतने ओहदे थे। अब वो एक चीज पर रह गई है, तो बिल्कुल मैं एग्री विद यू कि अब उसको तो नहीं छोड़ना ना, वो कभी भी ऐलान नहीं तो फिर क्या बचा सदर JUIF है, तो इस तरह तो मजा नहीं आएगा। अब मैं आई एम डन यार, हो गया, आई यू ऑल डन? वक्फा लेना। वेलकम बैक। गाज़ा पर इजरायली बमबारी आर्जी तौर पर रुक गई है क्योंकि एक जंग बंदी हो गई है, सीज़ फायर हो गई है, लेकिन इजराइल का जो जुल्म है फ़लस्तीनियों पर वो अभी भी जारी है। आज भी इजरायली पुलिस और इजरायली सेटलर्स असला लेके दाखिल हुए मस्जिद अल-अक्सा में और के कंपाउंड में, और मकसद सारा ये है कि आप प्रोवोक करें ताकि कोई रिएक्शन आए और फिर इजराइल कह सके कि जी देखें असल में तो हमारे पर हमला हो रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगले 48 घंटों में प्लान बनाया गया है कि 500 से 1000 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जाए। और आज ही इनफैक्ट एक वीडियो भी सामने आई है, अगर उस स्क्रीन पर हम चला लें, कि एक 9 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर रही है इजरायली पुलिस, और उसकी 6 साल की जो बहन है वो उसके पीछे भाग रही है ये और रो रही है कि आप मेरे भाई को रिहा कर दें। और ये भी अगेन एक इजरायली फोर्सेस की एक स्टेटेड पॉलिसी होती है कि आप बच्चों को उठाएं और आप बच्चों को गिरफ्तार करें, इस कोशिश में कि अब उनके शायद वालिदैन चुप हो जाएं और ये बच्चे भी। अब तक 1550 इसराइली जो शहरी हैं फ़लस्तीनी, मकबूजा इलाकों में नहीं, इसराइली जो शहरी 1550 वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा क्रैकडाउन है कि सिर्फ इसराइली पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो पैरा मिलिट्री नेशनल यूनिट्स हैं वो, जो बॉर्डर पुलिस है वो, जो सीक्रेट सर्विसेज हैं वो, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई कर रहे हैं और एक पूरा नेट बनाया गया है। डिजिटल जितना भी रिकॉर्ड है स्कैन किया जा रहा है, घरों में घुसा जा रहा है, मकबूजा फ़लस्तीनियों के घरों में नहीं, उन 1.6 मिलियन अरब इसराइली शहरियों के घरों में
जो इसराइली आइन के तहत प्रोटेक्टेड हैं और उनके बराबर के हुकूक। ये अच्छा, अब ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये ताकत की निशानी नहीं है, ये कमज़ोरी की निशानी है। क्योंकि पहली बार जो दुनिया का जो नैरेटिव है, हमने देखा है कि कुछ हद तक वो फ़लस्तीनियों के हक़ में शिफ्ट हुआ है। और इसका सबूत ये है कि दुनिया भर में, और मैं अभी सिर्फ वेस्ट की बात करूँगा, इस तरह तो पाकिस्तान में भी, मलेशिया में भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। न्यूयॉर्क में, लंदन में, जनूबी अफ्रीका में, मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और पूरा सोशल मीडिया इनसे भरा हुआ है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इज़राइल की जो हुकूमत है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखकर वो खौफज़दा होते होंगे वो ये है कि इज़राइल के अंदर यहूदियों और अरब मुसलमानों ने मिलकर इज़राइल के ज़ालिम के ख़िलाफ़ रैलीज़ निकाली हैं। अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इंटरनेशनली भी आपने देखा है, और पिछले हफ्ते भी हमने इसको काफ़ी कवर किया था, कि जो जूइश ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो जूइश सिटीजन्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जी नॉट इन आवर नेम, आप हमें बहाना बनाकर इन लोगों का कत्ले आम नहीं कर सकते, वी रिजेक्ट दिस। आज इनफैक्ट एक इजरायली पार्लियामेंट कनेसेट के मेंबर हैं ओफर कास साहब, वो भी इन मुजाहरों में शरीक हुए और उनको भी सही कोट लगी पुलिस के हाथों, तो वो भी ओपनली बोल रहे थे। अच्छा, अब मैंने आपको बता रहा था कि जैसे यूके और यूएस में जो प्रोटेस्ट हुई हैं, बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई हैं, आपको सीएनएन और बीबीसी पे इनका जिक्र नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो कुछ एक्टिविस्ट हैं यूके में, वो मुझे बता रहे हैं, एंड अगेन जिसकी मैं 100% तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस हरासा कर रही है उन लोगों के जिन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ है, और शायद कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ में फ़लस्तीन के झंडे के लगाने की आपको अब इजाज़त भी नहीं है, बिकॉज दे लाइक कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इससे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि फ़लस्तीन में भी जब ये फ़लस्तीनी निकलते थे एक ज़माने में, तो पाबंदी लग जाती थी उनके झंडे निकालने पे। तो उन्होंने इसका एक बड़ा मज़ेदार तोड़ निकाला कि उन्होंने तरबूज लेके काट के वो अपने हाथों में उठा लिए। क्यों? क्योंकि ये वही कलर्स हैं जो आपको फ़लस्तीन के झंडे पर मिलते हैं। अच्छा, चले यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि जो इज़राइल का क्रैकडाउन है वो सिर्फ इज़राइल तक महदूद नहीं है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी यहाँ भी दुनिया में इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में बोलें, उनकी आवाज़ को भी खामोश किया जाए। आफ्टर द वेलकम बैक। जो सबसे बड़ा धचका लगा है इज़राइल की प्रोपेगेंडा मशीन को, वो पड़ा था सोशल मीडिया पर, और यहाँ पर कुछ जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार था, जैसे कि मशहूर गुलकारा दुआ लिपा और उनके साथ सुपर मॉडल्स जीजी और बेला हदीद। दुआ लिपा अल्बानियन निजात हैं और जीजी और बेला हदीद के जो वालिद साहब हैं वो फ़लस्तीनी हैं। अच्छा, अब आजकल माना कि जिसके 2000 फॉलोअर भी होते हैं वो कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन ये हैं वाकई ही ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। और जीजी और बेला हदीद तो ने बाकायदा प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहरों में भी शिरकत की, अपने इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए, और काफ़ी ये सरफरिस्त रहे हैं इस पूरे मुहिम में और इस पूरी मूवमेंट में। तो फिर क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फुल पेज एड आया जिसमें इन तीनों का नाम लिया गया, इनकी तस्वीर भी दिखाई गई, और कहा गया कि ये यहूदियों की नस्ल कुशी पर तुले हुए हैं। मैं आपको एक जिस्ट और इनकी मजम्मत करें। अब जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक है, और अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में तो आप सोच सकते हैं कि कितने लंबे नोट चाहिए होते हैं आपको टू पुट अ फुल पेज एड इन द थिंग। अच्छा, ये जो जिस ग्रुप की जानिब से आया है वर्ल्ड वैल्यूज नेटवर्क, वो अगेन एक ज़ायोनिस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्गन है। वर्ल्ड वैल्यूज नेटवर्क नाम सुना, नाम चेक करें, अंजुमन फलाह मोहल्ला, ये ऐसा ही है। तो उनकी तरफ से आई है। जाहिर है कि दुआ लिपा खामोश नहीं रही, उन्होंने कहा कि जी इन तरह की टैक्टिक्स से मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। अच्छा, चुप भी कराएंगे तो आप कितने लोगों को करेंगे? वायोला डेविस, इद्रीस एल्बा, मार्क रुफालो, वो जो हल्क बने अवेंजर्स मूवीज में, ये सब बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो चले सोशल मीडिया की बात है,
जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया की बात है तो वहां पर तकरीबन वही चल रहा है जो पिछले दिहाइयों से चल रहा था। एक फ़र्क क्या है कि कुछ फ़लस्तीनी आवाज़ें भी अब आने लगी हैं, लेकिन अगर 10 इजरायली हैं तो एक फ़लस्तीनी, लेकिन ये भी एक तब्दीली है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि गाज़ा की बमबारी के दौरान आपको याद है कि एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जिसमें एसोसिएटेड प्रेस के हेडक्वार्टर्स थे। अच्छा, जब रॉयटर्स ने इस पर खबर लिखी तो बड़ी मज़ेदार थी। ये नहीं कि इजराइल ने बिल्डिंग को तबाह कर दिया, बिल्डिंग तबाह हो गई, बिल्कुल जैसे कि जब फ़लस्तीनी मारे नहीं जाते वो ऐसे ही मर जाते हैं, पता नहीं क्यों, एक पता नहीं कहाँ से बॉम्ब आ गया, पता नहीं किसने मारा और मर गए बेचारे। इसके बाद अच्छा जाहिर है कि एपी ने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की, चले कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं की। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी एक नई कॉरेस्पॉन्डेंट ने अभी ज्वाइन किया था उन्हें, एमिली वाइल्डर्स के नाम से, और यकीनन आपने अगर इस इशू को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये नाम सुना होगा। एमिली वाइल्डर्स को नौकरी से फारिग कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसको जो ख़त लिखा उसमें कहा कि जी आपने हमारी सोशल मीडिया पॉलिसी को की खिलाफ वर्जी की है। उसने जवाब दिया कि जी आप मुझे बताएं कि मेरी कौन सी ट्वीट्स हैं, कहाँ मैंने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि नहीं 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 बस किया है आपने। दरअसल में क्या हुआ था कि जिस कॉलेज में एमिली साहिबा पढ़ती थी वहाँ के जो रिपब्लिकन और राइट विंगर्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई और ये एक्सपोज किया कि कॉलेज में जब ये थी तो इसने जूइश वॉइसेस फॉर पीस, जो एक यहूदी तंजीम है फ़लस्तीनियों की हक में, उनके लिए कैंपेन की थी, ठीक है। तो इसको नौकरी से तेल कर दिया, नौकरी से तेल कर दिया, ठीक है। अच्छा, कॉलेज में ये उन्होंने किया था, सर बड़ी रेवोल्यूशन है। अच्छा, उसके साथ साथ वो साथ आपको याद होगा कि आपने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ कैनेडियन जर्नलिस्ट ने एक ओपन लेटर लिखा था अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की कि सर कुछ थोड़ी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, थोड़ा सा अगर आप जिक्र कर दिया करें कभी ना कभी कि फ़लस्तीनियों का वर्जन क्या है। उन सहाफ़ियों में से कम 3 सहाफ़ियों को इस रीजन की बीट से ही हटा दिया कि जी ये तो आपके तो ओपिनियंस हैं, अगर आपके ओपिनियंस हैं फ़लस्तीनियों के हक में भी नहीं, वो सिर्फ कह रहे थे कि थोड़ा सा बैलेंस कर ले, सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस कर ले, हाँ, जो उसकी सहाफ़त है, तो आप इस इशू को कवर नहीं कर सकते। अब हम सब जानते हैं और आपको भी बताया चलें कि ऑन पेपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सहाफ़त में एक बहुत बड़ा मसला होता है। अगर मैं किसी तंजीम के लिए काम कर रहा हूँ और मैं उस तंजीम को कवर भी कर रहा हूँ तो ये जाहिर है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिर्फ फ़लस्तीन के हद तक है, इजराइल के हद तक नहीं है। और मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बताता हूँ। एमिली वाइल्डर्स ने कॉलेज में मुजाहिरों में शिरकत की। बहुत आपको इस तरह के अमेरिकन सहाफ़ी मिलेंगे जिन्होंने कॉलेज में जब स्टूडेंट्स थे तो वो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा टूर होता है बर्थराइट और हिलल के नाम से, कि वो यंग यूएस स्टूडेंट्स को ले जाते हैं इजराइल और उनको समझाते हैं कि जी यही आपका मुल्क है और आपका ही हक है यहाँ पर, ये अरब पता नहीं कहाँ से आ गए। ये जो न्यूयॉर्क के जो सेटलर्स जाके इनके घरों में घुस जाते हैं ये भी वहाँ की ही पौध हैं। CNN की जो जेरूसलम कॉरेस्पॉन्डेंट रही है, जो मेन जेरूसलम कॉरेस्पॉन्डेंट रही है, वो बाकायदा अपने ट्विटर फीड पर फ़ख्र के साथ पोस्ट करती हैं कि जी ये देखिए कितनी खुशी की बात है, मेरी बेबी कज़न जो है, मेरी जो छोटी कज़न है, उसने इजरायली फ़ौज में शामिल हो गई हैं। अब आप सोचें कि ये कोई फ़लस्तीनियों के लिए करे कि ये देखें जी मैं आज किसी फ़लस्तीनी रैली में गई हूँ या मेरी बेटी ने हमास ज्वाइन कर ली है, क्या होगा उनके साथ। अच्छा, ये तो सिर्फ एक छोटी एग्जांपल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो जेरूसलम कॉरेस्पॉन्डेंट है इजाबेल कर्शनर और जो साबिक जेरूसलम के ब्यूरो चीफ हैं, उनके दोनों के बच्चे इजरायली फौज में शामिल होते हैं। अच्छा, होने दो, क्या बड़ी बात है। अगर मेरा बेटा पाक फौज में शामिल है इसका क्या मतलब है कि मैं कमेंट नहीं कर सकता पाक फौज पर। मसला क्या है कि ये सारी चीज़ें फिर आके रिफ्लेक्ट होती हैं कवरेज में। एक स्टडी हुई है पिछले 50 सालों की कि शिकागो ट्रिब्यून, लॉस एंजलिस टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में 4 गुना ज़्यादा इजराइल का जिक्र होगा, फ़लस्तीन का जिक्र होगा। अगर इशू डिस्कस होगा तो 10 इजरायली होंगे, फ़लस्तीनी को हक नहीं है फ़लस्तीन पर बात करने के लिए। अभी हाल में ही एक आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है स्लेट पर, और वो कह रहे थे कि जी हम जब जाके खबर देते हैं कि जी ये कि अगर एक बमबारी हुई है, ये अभी हाल में जो बमबारी हुई है, और हम जब इजरायली मिलिट्री का जो स्पोक्स पर्सन आता है, उनकी जो प्रेस रिलीज आती है,
हमारे एडिटर कहते हैं कि यही आपकी वर्जन है। हम जो ग्राउंड पर होते हैं और आपको बताते हैं कि जी ये जो जिन पर बॉम्ब गिरा है उनका ये कहना है वो नहीं चलती। अच्छा, अब जाहिर है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज के चुनाव पर आप तनकीद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन जब उन्होंने ये रेज किया तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सर ये तो एंटी सेमिटिज्म, यहूद दुश्मन है। जॉन मेयरशाइमर एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड के, उन्होंने एक किताब लिखी थी मेरे ख्याल है कि अर्ली 2000s में, द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। हाँ, बहुत बैलेंस्ड खूबसूरती से रिसर्च, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था एक ज़माने में। उनको भी एंटी सेमाइट बोला गया, बर्नी सैंडर्स को भी एंटी सेमाइट बोला गया। अच्छा, एंटी सेमिटिज्म बिल्कुल है, यूरोप में सदियों से है, इसलिए तो हॉलोकॉस्ट हुआ। लेकिन ये जो दाग उनके हाथों पर है और जो वेस्टर्न मीडिया खास तौर पर है, ये आप फ़लस्तीनियों के खून से तो नहीं धो सकते ना। क्योंकि मैंने जो देखा है जब भी इस मौजू पर बात होती है वेस्टर्न मीडिया पर, तो ऐसी बात होती है कि जैसे आप इजरायली छुरे का इंटरव्यू कर रहे हैं और उससे आप पूछते हैं कि जब आपने फ़लस्तीनी गला काटा आपको यकीनन बहुत तकलीफ हुई होगी ना, आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा। फ़लस्तीनी गर्दन ने आपको क्यों मजबूर किया कि आप उसको आके काटे। अच्छा, फिर अगला सेगमेंट क्या होगा, लाइफस्टाइल का, जिसमें यह बताया जाएगा कि अच्छा अब इस छुरे से खून निकालने के लिए आपको क्या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना चाहिए या तुम तो ये तंज में बातें कर रहे हो ना, ये रियलिटी में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम फ़लस्तीनी को कत्ल करते हैं या इसराइली को कत्ल करते हैं हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने कत्ल पे जब मजबूर करते हैं हम ये कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो बस, तो मेरा ख्याल है कि जो एडिटोरियल ब्रीफ होती है ना, उसके ऊपर शायद गोल्डा मेयर की तस्वीर लगी होगी इसी कोट के साथ। तो एनीवे, आई मीन ये तो एक इतनी लंबी दास्तान है कि इसके ऊपर आप 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री भी करें तो फिर भी कम है, लेकिन एक छोटा सा स्नैपशॉट मैंने कहा मैं पेश कर। लेकिन बहुत अच्छा आपने ना कम्प्रीहेंसिव तस्वीर की। प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर है। मैं एक फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट है माजिद ख़याल, उनकी राय पेश करता हूं जो आज ही उन्होंने दी है। जो इसराइल का क्रैकडाउन चल रहा है इसराइल के अंदर अरब इसराइली शहरियों के ख़िलाफ़, उनका ये कहना है कि चूँकि इसराइली पुलिस फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल खौफज़दा रखने की सलाहियत खो चुकी है, लिहाजा अब इस तरह के क्रैकडाउन की ज़रूरत इसराइल की मजबूरी है। आम दहशत की चीज़ें जो हैं वो बेअसर हो गई हैं, फ़लस्तीनी अब उनसे डर नहीं रहे, लिहाजा अब नेक्स्ट लेवल आ चुका है। ये बुरी खबर भी है लेकिन एक लिहाज से अच्छी खबर भी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।